महकमा एंटी करप्शन सरकारी इदारों में काली भेड़ों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। सिंध के 5 महकमों के 40 से जायद अफसरान महकमा बराए इंसदाद बदनवानी के रडार पर आ गए हैं। एंटी करप्शन कमेटी 1 ने मंजूरी दे दी। कमेटी की मंजूरी की दस्तावेजात सिटी 21 ने हासिल कर ली हैं। सिंध सरकार ने महकमा रेवेन्यू के 10 अफसरान के खिलाफ मुबैना करप्शन बेज़ाब्तगियों का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन सरकारी अदारों में काली भेड़ों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। मजीद तफला जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा किन किन महकमों के अफसरान शामिल हैं और इनके ओहदे क्या हैं? जी बिल्कुल, सिंध के 5 महकमों के 40 से जायद अफसरान जो है महकमा बराए इंसदाद बदनवानी के रडार पर आ गए हैं। सिंध सरकार ने इन महकमों में रेवेन्यू के 10 अफसरान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और 32 अफसरान के खिलाफ ओपन इंक्वायरी का फैसला कर लिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की सरबराही में एंटी करप्शन कमेटी 1 ने बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले की मंजूरी दे दी है, जिसके दस्तावेजात भी मौसूल हो चुके हैं। उनमें सिंध के 5 महकमों के 40 से ज्यादा अफसरान जो महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। सिंध सरकार ने महकमा रेवेन्यू के 10 अफसरान के खिलाफ करप्शन और बेज़ाब्तगियों का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। इन अफसरान में साबिक EDO खजाना गुलाम सत्तार, मुख्तार कार गुलाम अजहर समेजो, मुख्तार कार खान मोहम्मद चनो, तपेदार मोहम्मद असलम भुट्टो, तपेदार साजिद हुसैन सुमरो, तपेदार कुर्बान अली, गुलाम सरवर, अली अकबर, असदुल्ला, आबिद अली शामिल हैं। जबकि इसके अलावा महकमा कोऑपरेटिव, महकमा रेवेन्यू, महकमा पब्लिक हेल्थ, महकमा स्कूल तालीम और महकमा अब जो है पॉपुलेशन के अफसरान के खिलाफ ओपन इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जबकि इसके अलावा महकमा पॉपुलेशन का एक डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर है अली रजा बलोच, उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई के बेहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से जो दर्ज गए ये अफसरान जो है 17, 18, 16, 15 और 14 ग्रेड के, जिनके खिलाफ जो है महकमा एंटी करप्शन अब जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अच्छा आज़ाद, बताइएगा कब तक इनको गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा कब तक इनके खिलाफ दर्ज होगा? जी बिल्कुल, 32 से ज्यादा अफसरान के खिलाफ जो है ओपन इंक्वायरी यानी खुली इंक्वायरी होगी। उनको किसी वक्त भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन 10 अफसरान के खिलाफ पहले उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस हवाले से सिलेक्शन बोर्ड 1 ने जो कमेटी 1 है उन्होंने मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसके मिनट्स तैयार होंगे। मिनट्स तैयार होने के बाद चेयरमैन एंटी करप्शन को अहकाम जारी किए जाएंगे कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। एंटी करप्शन कमेटी 1 ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन अब जो है अमल दरामद करना एंटी करप्शन महकमे की जिम्मेदारी बनती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद हमें अपडेट करने के लिए। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज़ के दौरान शहर में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी है। शहर में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल से दिन के औकात में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे हमारी नुमाइंदा रबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया, आगाह कीजिएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज़ में कराची में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज जारी करदा अलर्ट के मुताबिक शहर में आइंदा 3 रोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जबकि कल से शहर में दिन के औकात में समंदरी हवाएं बंद हो जाएंगी और गर्म और खुश्क हवा के बायस गर्मी की शिद्दत तकरीबन 40 से 42 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। आज शहर के आज के अगर दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है आज, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि 32% है और आज जो गर्मी की शिद्दत इस वक्त महसूस की जा रही है वो तकरीबन 36 से 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो दिन का आगाज़ होगा दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान जो है वो पारा 39 डिग्री तक जाएगा, जबकि गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा सकेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 रोज़ में कराची वालों को इसी तरीके से दिन के औकात में गर्मी का सामना रहेगा, तो शहरी कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर दिन के औकात में धूप में या मौसम में जो है वो घरों से बाहर ना निकले और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि हीट और गर्मी के हवाले से दीगर जो अमराज हैं उनसे। CNG सारिफीन के लिए बुरी खबर है। शहर में एक बार फिर गैस की फ्राहमी मुअत्तल कर दी गई। गैस की सप्लाई 3 रोज़ तक बंद रहेगी। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि CNG की बार बार बंदिश से तंग आकर सी किट्स निकाल दी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
CNG सार्फिन के लिए बुरी खबर। CNG सेक्टर को एक बार फिर 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। शहर के तमाम स्टेशन आज सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए। CNG की बंदिश से सताए रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि गाड़ियों से CNG किट्स निकाल कर रखती हैं। हुकूमत मुस्तकिल फैसला कर ले, CNG सेक्टर को मुकम्मल खोल दे या फिर मुकम्मल बंद कर दे। CNG के जो सिलेंडर निकाल के बेच दिए, पेट्रोल पे चला रहे हैं जो हमारे को पूरा नहीं पड़ रहा। उस बारे में जो सा हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, या तो मुकम्मल बंद कर दे और या जो सा खोलना चाहते तो खोले। CNG मिलनी चाहिए, लेकिन CNG भी 200 रुपए किलो है, समझे, ये भी नाजायज है। गैस हुकाम का कहना है कि गैस प्रेशर्स में कमी का सामना है। घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी जारी रखने के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG सेक्टर को फराहमी मुअत्तल की गई है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब 21। शाहराह फैसल से मुत्तसिल सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। सड़क पर मौजूद गड्ढे गाड़ियों की खराबी का बायस बन रहे हैं। नस्ला टावर गिराए जाने के बाद सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया, मगर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। अदालती हुक्म पर नस्ला टावर तो गिरा दिया गया, मगर शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन जाने वाले शहरियों की परेशानी बढ़ गई। मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क पर मौजूद गड्ढे अवाम और गाड़ियों दोनों के लिए तकलीफ का बाइस है। किसी भी रोड पे चलो यही मसला है, गाड़ियों का काम निकाल हम लोग पागल हो गए, पैसे भर भर के। अब सवारी पैसा देती नहीं है, सड़कें बनती नहीं, हम लोग परेशान हैं। बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल। और ये आज से नहीं है, ये आज से पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, यही हाल है इसका। शहरियों का कहना है सड़क की टूट फूट में वाटर बोर्ड का भी अहम किरदार है, जिनका पानी का पंपिंग स्टेशन सड़क को सही हालत में नहीं रहने देता, और पिछले 20 साल से सड़क की यही हालत है। ये बनेगी भी नहीं, क्योंकि पानी का हाइडन है, इधर पानी गिरता है, रोड खराब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। नया पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या टूटेगा। शहर में सड़कों की तामीर और बहाली शहरी इंतजामिया का काम है, और शहर कैद की आवाम चाहती है कि वो ये काम भरपूर अंदाज में अंजाम दें। कैमरामैन मुताहिर के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी GOR फ्लैट्स के इतराफ और तैयबा मस्जिद PECHS में सड़कों की अस्तरकारी के काम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि गैर मयारी तरक्याती कामों की हौसला शिकनी करके ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तश्कील दिया जा सकता है। अफसरान और ठेकेदार तहैया करें कि वो मयारी तरक्याती काम सर अंजाम देने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। रहमतुल्लाह शेख ने खालिद बिन वलीद हॉकी ग्राउंड PECHS में मौजूद नवाब शफी लाइब्रेरी में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों और लाइब्रेरियों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मरहला वार इकदाम कर रहे हैं। इन्हें मियारी तालीम और मालूमात का मरकज बनाएंगे। मुआवन खसूसी वज़ीर आला सिंध अली अहमद जान का कहना है कि बल्दिया गरबी में तामीर और तरक्की के कामों में मुशावरत के अमल पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। अवामी उमंगों के मुताबिक मियारी काम करवा कर बल्दिया गरबी अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा करे। मुआवन खसूसी वज़ीर आला सिंध अली अहमद जान की ज़ेर सदारत हल्का जात में होने वाले बल्दियाती कामों की कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ। इस मौका पर अली अहमद जान ने कहा कि अवामी मसाइल के खात्मे की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाया जाए। जो तरजीहात तय की गई थी, इनके इंस्ट्रक्चर की बहाली पर तवज्जो दी जाए। बल्दिया गरबी के इलाकों में बल्दियाती वसाइल को अवाम तक पहुँचाना है। अवाम को हमसे तवक्कात हैं और हम तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वालों से इश्तराक अमल को मजबूत बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शेख ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी GOR फ्लैट्स के इतराफ और तैयबा मस्जिद PECHS में सड़कों का मुआयना भी किया है। आपको बता रहे हैं कि बल्दिया गरबी के इलाकों में बल्दियाती वसाइल को आवाम तक पहुँचाना है। आवाम को हमसे तवक्कात हैं और हम तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वालों से इश्तराक अमल को मजबूत बना रहे हैं। आज इस्लामाबाद से कराची पहुंचने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज़ का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद से कराची पहुंचने वाली परवाज़ BK 6369 5.5 घंटे की ताख़ीर से शाम 7:55 पर पहुंचेगी। इस्लामाबाद से आने वाली ये परवाज़ दोपहर 2:25 पर शेड्यूल थी, जबकि दीगर तमाम परवाज़ें अपने मुकर्ररा वक्त पर ही पहुंचेंगी।
सिंध हुकूमत के विजन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए बल्दिया बस्ती में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से मिसाली पार्क्स की तामीर पर काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए अवामी आरा तलब करने के लिए क्लिक की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की खुसूसी तवज्जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पर, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर हरियाली के फ़रोग के लिए बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की काफ़ी काविशें यहाँ पर शामिल हैं। कई पार्क जो हैं और प्ले ग्राउंड आबाद हो चुके हैं, मज़ीद पर काम जारी है। इसी सिलसिले में बफर जोन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 15A1 का ये सेक्टर है, यहाँ पर एक हुज़ैफा पार्क है जिसको क्लिक के ताउन से जो है वो तामीर किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया। क्लिक के हवाले से मशहूर ये है कि वो सड़कें वगैरह बिल्डिंग्स ज़्यादा बनाते हैं, क्या वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जो है वो पार्कों पर ले आया आप उनको? इसमें मैं बताता चलूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर KMC एडमिनिस्ट्रेटर हमारे DMC के, तो उनका एक विज़न है कि कराची को हम लिवेबल, वाकेबल और जितनी अर्बन टाउन प्लानिंग के जो मेजर चीज़ें हैं वो किए जाएँ पूरे कराची में। तो इस सिलसिले में जो क्लिक है वो हमारी हेल्प कर रही है, न सिर्फ पार्क्स डेवलप करने में बल्कि जो हमारे लिंक रोड्स हैं और कुछ मेजर रोड्स हैं, क्योंकि किल के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। इस वक्त हम किल के कंसल्टेटिव मीटिंग में जहाँ पे 4 से 5 हम पार्क्स हैं जिनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और लोगों के लिए अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह जल्दी में। आप देखें बफर जोन में, इस एरिया में आप देखें कितनी पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन है, लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, इनके लिए कोई बाहर का एक पुरफिज़ा नहीं है। तो ये पार्क्स इनके लिए एक गनीमत होगा और बड़ा खुश आइंदा होगा इसलिए। और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एक कंसल्टेटिव मीटिंग कर रहे हैं लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ। यहाँ पे इसके साथ साथ हम एक ओनरशिप भी लोगों को दे रहे हैं कि वंस ये आपका एरिया डेवलप हो तो आप मेंटेनेंस में भी हेल्प आउट करें। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हरियाली के फ़रोग के लिए सिंध हुकूमत के विजन को पाया तकमील पहुँचाया जा रहा है। रिजवान, हमें अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का ऐलान के बाद कॉलेज में एक के बाद एक डिपार्टमेंट फाल किए जा रहे हैं। KMDC में यूनियन ऑफिस के इफ्तिताह के मौका पर इंतजामिया का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मशकूर हैं जो कॉलेज पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। इरफान अब्बासी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एक वक्त था कि जब कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि जो इदारा है वो ना सिर्फ माली बहरान का शिकार था बल्कि जो स्टूडेंट थे वो भी यहाँ से जाना शुरू हो गए थे। लेकिन अब सूरत हाल किसी हद तक बेहतर हुई है। जब से मुर्तज़ा वहाब साहब ने चार्ज लिया, फिर उनकी जानिब से इसको यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया था। पे दर पे यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, यहाँ की इंतज़ामिया चेंज हुई है, यहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको भी तब्दील किया गया। मेरे साथ नदीम जैदी साहब मौजूद हैं, हाल ही में जिन्होंने यूनियन ऑफिस का इफ्तिताह यहाँ पर हुआ है। इनसे बात करेंगे। सर, कैसे हालत देख रहे हैं आप कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज? अब माशाल्लाह 2-3 महीने से बेहतरीन जा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब सुल्तान मुस्तफ़ा साहब जब से आए हैं, इन्होंने 3 महीने ने बहुत अच्छे काम किए हैं और माशाल्लाह आपकी दुआओं से उनके साथ मिलके वाइस प्रिंसिपल भी हैं शहराज हुसैन साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं बच्चों के लिए भी, स्टाफ के लिए भी। और अल्लाह ताला उनको खुशआबाद रखे और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि यूनियन ऑफिस खोलने के, हमें उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, ना सिर्फ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ बल्कि यहाँ पढ़ने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जिस तरीके से हालत बेहतर हो रहे हैं, कोशिश की जाए मज़ीद हालत बेहतर हो ताकि इदारा भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और साथ ही यहाँ के मामला भी बेहतर। तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन रमेश कुमार की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज पर मुकदमा तहरीक इंसाफ के 3 गिरफ्तार कारकुनान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। सिटी कोर्ट ने 50,000 फीकस के एवज तीनों मुलजमान की जमानत मंजूर की। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा जमानत कितने दिन के लिए मंजूर की गई? जी देखिए, आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनोदी की अदालत में तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन रमेश कुमार की रिहाइश के बाहर एहतजाज पर जो मुकदमा दायर किया गया था तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, उसमें जमानत पर समाअत हुई है। तहरीक इंसाफ के 3 गिरफ्तार कारकुनान की तरफ जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने 50,000 फीकस के एवज तीनों मुलजमान की जमानत मंजूर की है। जमानत मजल के जमा कराने पर मुलजमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इन मुलजमान में फयाज, नोमान और नासिर शामिल हैं। पुलिस का यह मौक़िफ़ है कि मुलजमान के खिलाफ थाना बोर्ड पैसे मुकदमा दर्ज है। मुलजमान के खिलाफ धमकाने, अमलाक को नुकसान पहुँचाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली।
मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर सरमायाकार और सनतकार सब परेशान हैं। मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि सियासी कशमकश तसादुम में तब्दील हो रही है। सियासी मुखालफत को दुश्मन ना बनाया जाए बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। मुल्क में जारी सियासी बहरान सूरत-ए-हाल पर सरमायाकार और सनतकार भी परेशान। नेशनल बिजनेस ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि सियासी कशमकश तसादुम में तब्दील हो रही है, जिससे मईशत पर भी असरात मरतब हो रहे हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वोलेटाइल सिचुएशन चल रही है मुल्क की जो सियासत है, और उससे पहले इकॉनमी की जो वोलेटाइल सिचुएशन चल रही थी वो भी हम सबके सामने है। अब उसके बाद ये पॉलिटिक्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है अदम एतमाद वाला, नो कॉन्फिडेंस, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के जितने हीटेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और फिर उसके बाद अपोजिशन की तरफ से भी उसी का जवाब तुर्की बतुर्की रिटेलिएशन में दिया जा रहा है, तो उससे ओवरऑल जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बड़ी परेशान है। मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात मरतब हो रहे हैं और डॉलर महंगा होने से लगता है माशी टीम को कोई फिक्र नहीं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, डॉलर को पर लगे हुए हैं, वो रोज़ बरोज़ जंबे मार रहा है, तो और एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो स्टैंड स्टिल्स हैं। इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो भी लोग अभी होल्ड एंड सी वाली पोजीशन में है। तो ये सारी जो सिचुएशन है मैं ये देख रहा हूँ कि ये टर्मोइल की तरफ जा रही है, कंप्लीट टर्मोइल की तरफ जा रही है। बिजनेसमैन ग्रुप का कहना है कि सियासी सूरत-ए-हाल को जमहूरियत है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की बेकदरी को ब्रेक ना लग सका। सनतकारों का कहना है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने का असर मुल्की एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है। डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की बेकदरी को ब्रेक ना लग सका। सनतकारों का कहना है कि डॉलर मुसलसल महंगा होने पर इसका असर मुल्की एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी, सनतकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। नायब सदर KCCI काजी जाहिद का कहना है कि डॉलर की कदर में कमी के लिए जरूरी है तेल की इंपोर्ट में कमी लाई जाए, साथ ही लग्जरी आइटम्स पर भी पाबंदी आयद की जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास असल में मेजर जो हमारा यूटिलाइजेशन है वो आपको पता है ऑयल है, और इस तरह जो बाकी चीज़ें इंपोर्ट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लग्जरी आइटम्स को कुछ अरसे के लिए बंद करने की ज़रूरत है, यानी बैन लगाने की ज़रूरत है, तो इसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। KCCI के नायब सदर शमसुल इस्लाम खान के मुताबिक डॉलर की कदर बढ़ने से दरामदी खाम माल महंगा होने के साथ अशियाए ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। हमें इंपोर्ट को कंट्रोल करना होगा। हमारे पास देखें सबसे बड़ा जो इंपोर्ट का बिल है वो हमारा जो क्रूड ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल या पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट करते हैं वो है, LNG का बिल है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों का जो है हमारे पास एडिबल ऑयल जो इस वक्त रिकॉर्ड हाई प्राइस पे पहुँचा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, और दालें हैं, दूसरी खाने की चीज़ें, तो इसका बिल बहुत बड़ा है। तो हमें उसको कंट्रोल, तो उनके ऊपर तो पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन जो लग्जरीज आइटम आए हैं, स्पेशली जो गाड़ियां आ रही हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की वजह से भी आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया है। सनतकारों का कहना है कि $1 की कदर में इजाफे के साथ ही दरामदी बिल भी मुसलसल बढ़ रहा है, जबकि बैरूनी कर्जे की अदायगी से ज़खायर में भी कमी हो रही है, जिसके सद्देबाब की हंगामी बुनियादों पर जरूरत है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही शहर कायद में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। शहर में लहसुन और अदरक 480 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि आलू और प्याज 50 रुपये फ़ी किलो और गाजर पालक 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी है। रमज़ानुल मुबारक में ये कीमतें आई हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही शहर कायद में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। शहर में लहसुन और अदरक 480 रुपये फ़ी किलो तक जमान है। रमज़ानुल मुबारक में रहमतों, बरकतों की नेमतों और सादतों का महीना है, लेकिन इस बाबरकत महीने की आमद से कबल ही शहर कायद में अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में लहसुन और अदरक 480 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा, जबकि आलू और प्याज 50 रुपये फ़ी किलो और गाजर और पालक 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ में ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 114 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 43,624 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट में 43,522 पॉइंट्स की सतह बुलंद हुई थी।
बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी की मद में 86 करोड़ 92 लाख डॉलर अदा होने से स्टेट बैंक के ज़खायर 15 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए। एक माह 18 रोज में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 अरब 34 करोड़ डॉलर की कमी हो चुकी। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च तक बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी की मद में ज़खायर में नुमाया कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर 86 करोड़ 92 लाख डॉलर की कमी के बाद 14 अरब 96 करोड़ डॉलर रह गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 2 करोड़ 55 लाख डॉलर इजाफे के बाद 6 अरब 47 करोड़ डॉलर हो गए हैं। मुल्क के मजमूई ज़द मुबादला के ज़खायर 84 करोड़ 37 लाख डॉलर की कमी से 1 अरब 47 करोड़ डॉलर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह 18 रोज में मरकजी बैंक के ज़खायर में 2 अरब 34 करोड़ डॉलर की कमी हो चुकी है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। सरकारी अराजी पर जाली सोसाइटी बनाकर शहरियों से फ्रॉड से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत के दौरान मुतासरीन की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत कराची पहुंच गई। मुतासरीन का कहना है कि 30 साल से जायद अरसा गुजर गया लेकिन प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं की गई। मजीद तफसील जाने के हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहतसाब अदालत कराची के बाहर। कराची में जैसे कि सोसाइटीज़ के नाम पर लोगों से फ्रॉड का सिलसिला जारी है और मुतअद्दिद केसेस भी जो हैं एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत हैं। इस वक्त गुलशन दोजान के मुतासरीन मेरे साथ मौजूद है जिनकी रेफरेंस की समाअत भी इस वक्त एहतसाब अदालत में जारी है। सर, क्या मामला है और क्या? मेरा नाम सुहेल अहमद है, हम गुलशन दोजान के मुतासरीन हैं। असल में ये पिछले 30 सालों से ये केस चल रहा है। आदम खान जोकियों के एक्यूज़ है। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि 700 अलॉटीज़ हैं जिनमें से 447 अलॉटीज़ को लीज़ दे चुके हैं, उसको भी 1.5-2 साल हो रहे हैं और ये हमारी पोजीशन नहीं दे रहे, एनओसी नहीं दे रहे और केस को लंबा कर रहे हैं। 37 दिन के बाद आज हेयरिंग है। अब यू बिलीव इट, 37 दिन इज़ टू मच। किसी अदालत में मैंने नहीं देखा कि 37 दिन जो हमें टाइम पीरियड दिया गया है। तो खुदारा हमारी सुनवाई पहुँचे, वज़ीर आज़म साहब तक को पहुँचे, नैब के चेयरमैन साहब को पहुँचे और ये हमारी बहुत ही ज़रूरत है। हमारी औलादें जो हैं, हम तो बूढ़े हो गए हैं, 31 साल हो गए हैं सर, ये कोई मामूली बात नहीं है। 31 साल बहुत पीरियड होता है, आधी ज़िंदगी निकल गई है, ये कब देंगे हमें? खुदारा हमारे हुक्काम में बाला तक हमारी बात पहुंचाई जाए और ये हमारा काम हर हालत में किया जाए और उसका फैसला जल्द से जल्द अदा किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, इनका यही कहना है कि सालों से इनको पोजीशन नहीं मिल रही, एनओसी नहीं मिल रही और ये अदालतों के चक्कर भी काट रहे हैं। लिहाजा इन्होंने हुक्काम बाला से ये मुतालबा किया है और इंसाफ की अपील की है कि इनको पोजीशन। मुमताज़ जमाली। पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा 8वीं पाक प्लास एक्सपो 2022 का इनेकाद किया गया, जहां 46 मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज प्लास्टिक रिसाइकलिंग से मुतल्लिक नुमाइश कर रही है। मजीद ताज़ा तरीन अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताइएगा कि कौन कौन सी मसनूआत रखी गई हैं वहाँ? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान प्लास की ये 8वीं एडिशन है और 3 रोज़ा एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है एक्सपो सेंटर कराची में और ये इवेंट 360 के इश्तराक से ये इनेकाद किया गया है पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की जानिब से। और यहाँ पर बड़ी मुनफरिद और बड़ी दिलफरेब और मिसाली बैनुल अक़वामी तिजारती नुमाइश इस वक्त एक्सपो सेंटर में जारी है। इसके हवाले से मज़ीद अहवाल भी जान लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर 46 इंटरनेशनल और पाकिस्तानी कंपनीज यहाँ पर नुमाइश कर रही हैं। मज़ीद अहवाल भी जान लेते हैं। हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र इस कंपनी की इस ऑर्गेनाइजेशन की ये जो एग्जीबिशन है इसकी मौजूद है, इनसे भी मज़ीद जान लेते हैं। ये फरमाइएगा कौन कौन सी कंपनीज की 46 कंपनीज यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लिक ये एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। रिसाइकलिंग के बुनियाद पर ये तमाम तरह एग्जीबिशन है या कोई और मैसेज देना चाह रहा है? ये रिसाइकलिंग की बुनियाद पर ही है बिल्कुल कि प्लास्टिक इट्सेल्फ एक यूज़फुल मटेरियल है, मगर उसका जो एक मेन कोर पर्पज़ है वो है रिसाइकिल करना। ठीक है, उस प्रोडक्ट को जो कि एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो सकती है, उसको आप कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। और वो प्रमोशन के लिए एक्चुअली इसलिए है क्योंकि यूज़फुल चीज़ है और वो जब आपको पता होगा, अवेयरनेस होगी कि उसको किस तरह से यूज़ करना है, तो वो एक बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कि 46 कंपनीज़ हैं, कौन कौन से ममालिक से कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद हैं?
बहुत सारे ममालिक से इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल मौजूद हैं, यहाँ चाइना से हैं, UAE से हैं, जर्मनी से हैं और भी मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और बड़ी कंपनीज़ हैं सारी। बहुत इंडस्ट्रियल साइड को भी बहुत फोकस किया उन्होंने, कंज्यूमर साइड को भी उन्होंने बहुत फोकस किया है, वैरायटी यहाँ पे बहुत है प्रोडक्ट्स की, तो उस हवाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन है ये। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आफ्टर कोविड जो है ये मेरे ख्याल से ग़ालिबन 2 साल बाद इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने जो कंपनीज़ की यहाँ पर जो मशीनरी देखी हैं, ये तमाम तो रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान में वैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री के क्या हालात हैं? प्लास्टिक इंडस्ट्री के हालात एक्चुअली देखें, रिसाइकिल की अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में यूज़ तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बहुत होती हैं, मगर उनको रिसाइकिल करना है, किस तरह करना है, किस तरह से रिसाइकिल को अपना रूटीन बनाना है, किस तरह से प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करना है और यूज़ भी करना है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एज अ सोशल सिटीज़न, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करना है, उसके लिए एक्चुअली ये एग्जीबिशन एक अवेयरनेस का काम भी कर रहा है। यस, काम दिखा रही है। यकीनन तौर पे 3 रोज़ा एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया एक्सपो सेंटर कराची में, और आज इस एग्जीबिशन का पहला रोज़ है, कल दूसरा रोज़ होगा और परसों तीसरा रोज़ होगा, और इसकी इनाग्रेशन 3 बजे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल एक्सपेक्टेड हैं जो कि इस एग्जीबिशन के इनाग्रेशन करेंगे। जी प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सिराज मेमन एक बार फिर वाइस चांसलर जिना अस्पताल तैनात कर दिए गए। महकमा यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमजद सिराज मेमन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के कायम मकाम वाइस चांसलर के ओहदे पर भी तैनात हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, असम सरकार ने प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सिराज मेमन को जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची का वाइस चांसलर तैनात कर दिया है। इस हवाले से सर्च कमेटी की मंजूरी के बाद महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सिराज मेमन इस वक्त जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लियारी में कायम मुकाम वाइस चांसलर के ओहदे पर भी तैनात है। इससे कबल अमजद सिराज मेमन को जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची का वीसी तैनात किया गया, लेकिन उसके बाद में अदालत ने इसके नोटिफिकेशन को मुअत्तल करा दिया, जिसके बाद अदालत ने इसके हुकूमती फैसले को दुरुस्त करार दिया, जिसके बाद आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बहुत शुक्रिया आज़ाद। कागज़ की महंगी इंपोर्ट और सस्ती एक्सपोर्ट पर पैकेजिंग सनत से वाबस्ता सनतकार परेशान हो गए। सनतकारों का कहना है कि हुकूमत फौरी इसका नोटिस ले, कारोबारी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गंदम, चीनी और टेक्सटाइल की तरह अब जो कागज़ का कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है। और इस वक्त अगर सूरत हाल की बात करें तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कागज़ के, वो एक्सपोर्ट पर तो तरजीह दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोकल जो इसके अलावा कारोबार करते हैं कागज़ का, उनको जो है वो सप्लाई नहीं दी जा रही है। क्या वजूहत हैं, क्या रीज़न हैं और कारोबार पर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ CEO अफीफ ग्रुप अफीफ साहब भी मौजूद हैं। अफीफ साहब, ये बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, और लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कागज़ के वो एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन लोकल इंडस्ट्री को पेपर नहीं दे रहे, क्या वजूहत बन रही है इसकी? देखिए, हमारी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर्स को। वो प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है, बट एट व्हाट कॉस्ट। मेन मसला ये है कि जो मटेरियल हम इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं $400-450 में। इस वक्त कराची पाकिस्तान की मिलें जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और वही पेपर जब मैं यूरोप से इंपोर्ट करने जा रहा हूँ तो वो $750 में इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर हम एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक मिनिमम प्राइस सेट करे कि इससे कम पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कि अगर पूरी दुनिया में $700 में एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम क्यों $400 में एक्सपोर्ट करें। हमारे रिजर्व्स में भी बेहतरी आएगी, पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट में भी बेहतरी आएगी अगर हम एक प्राइस फिक्स करेंगे। और उसके अगेंस्ट अगर हम लोकल वालों से इतने कम प्राइस के ऊपर अगर वो एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर हम लोकल इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा, अभी पेपर के ऊपर टैक्सेशन के मामला हुए हैं, 17% से प्लस में टैक्सेशन आ गई है, तो कारोबार का जो खास तौर पे जो पैकेजिंग का काम है इस पर कितना इफेक्ट आ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने में इस वक्त क्या मुश्किलात हैं? देखिए, जो हमारे सेल्स टैक्स विदहोल्ड होता है उसका इशू है, क्योंकि वो आपको पता है एडजस्टेबल होता है सेल्स टैक्स, तो हम खुशी से सेल्स टैक्स पे ही
چاہتے ہیں کہ ہم پرچیزنگ ہم کرتے ہی سیلز ٹیکس پہ پرچیزنگ ہے, پر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہمارے سیلز ٹیکس کے ریفنڈز روکے گی تو ہمارے کیش فلو میں مسئلہ آئے گا, ہمیں آگے بزنس بڑھانے میں مسئلہ آئے گا. تو ٹیکس لگانا, سیلز ٹیکس لگانا یہ اچھی چیز ہے کیونکہ یہ ایڈجسٹیبل ہے, لیکن ہمیں ٹائملی جو ہے وہ اس کا ریفنڈ ملتا رہے. جی بالکل, عفیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت وقت پر ریفنڈ دیتی رہے تو یہ جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں اور انڈسٹری کا جو چلنا ہے وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو پیپر کی انڈسٹری کے والے سے معاملات ہیں جس میں پاکستان کی جو پیپر انڈسٹری ہے $4.5 میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے, اس انڈسٹری کا جو ریٹ ہے اس کے بہت شکریہ حبیب. کلفٹن کی آرٹ 162 گیلری میں جاری نمائش میں خسرو سبزواری کے فن پارے رکھے گئے ہیں. پاکستان کے نامور آرٹسٹ جمی انجینئر بھی آرٹ گیلری میں موجود ہیں. انہوں نے ہمارے نمائندے وادی رضا اصفہانی سے گفتگو کی ہے اور خسرو سبزواری بھی فن پر بات کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جی اس وقت میں موجود ہوں کلفٹن کی آرٹ 162 گیلری میں جہاں پہ سینئر آرٹسٹ خسرو سبزواری کی پینٹنگز کی نمائش جاری ہے. ہم اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ پاکستان کے ستارہ امتیاز لینے والے نامور آرٹسٹ جمی انجینئر صاحب. ہم اسے جانیں گے کہ خسرو سبزواری کی پینٹنگز آپ نے دیکھی, ایگزیبیشن دیکھی, کیا کہیں گے ان کے کام کے بارے میں آپ؟ آج ہم آرٹ 1 گیلری میں آئے ہوئے ہیں جہاں خسرو کی ایگزیبیشن ہو رہی ہے اور یہ زیادہ تر کئی سالوں سے رومی پہ پینٹ کرتے ہیں. ان کے خیالات پہ, ان کی شاعری پہ یہ کلر کے لحاظ سے پینٹ کرتے ہیں اور بہت عرصے سے پینٹ کر رہے ہیں اور میرا خیال میں کہ بڑی خوبصورت پینٹنگ بناتے ہی ہیں اور میری ان سے بہت اچھی ویسے دوستی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی کئی ایگزیبیشنز اور کریں گے اور اپنے کام کو اور زیادہ بہتر کریں گے اور آئی ہوپ کہ ان کا بہت بڑا نام ہو. یہ تھے معروف آرٹسٹ جمی انجینئر صاحب جو کلفٹن کی آرٹ 162 گیلری. شاعر مشرق علامہ اقبال کے پوتے محترم آزاد اقبال کے مجموعہ کلام کی تقریب رونمائی ہوئی جس میں پروفیسر سحر انصاری بھی شریک تھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ معروف شاعرہ امبرین حسیب انبر اور منیب مرزا نے بھی رونق بخشی ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کے پوتے آزاد اقبال کے مجموعہ کلام دانائے راز کی تقریب رونمائی کراچی آرٹس کونسل میں ہوئی جس کا مقصد علامہ اقبال کے ورثے کو آگے بڑھانا تھا. تقریب سے خطاب میں آزاد اقبال نے کہا کہ انہوں نے زندگی کی حقیقت شاعری کے ذریعے بیان کر کے اپنے اجداد کی پیروی کی. ان کا مزید کہنا تھا, میں نے اپنی تمام نظموں میں اپنے دادا کے فلسفے کی حقیقی روح سمونے کی کوشش کی. شاعری مجموعہ دانائے راز ان کے شاعری سفر کو لے کر آگے بڑھنے کا کسی درجے میں سبب بنا. پیشے کے لحاظ سے میں قانون کے پیشے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن سخنبری کا فن مجھے وراثت میں ملا. الحمدللہ میں علامہ صاحب جیسی شاعری سے آسمان ادب کو تو نہیں چھو سکتا, یہ تو ناممکن ہے, سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے, لیکن میں ان کے شاعری سفر کو لے کے آگے بڑھانے میں اپنی ذمہ داری ضرور نبھا سکتا. تقریب میں پروفیسر سحر انصاری, معروف شاعرہ امبرین حسیب انبر اور منیب مرزا نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ جو موضوعات ہیں ان میں سے بعض کو آپ نے دیکھا کہ اقبال صاحب, آزاد اقبال صاحب نے بھی اپنے طور پر پیش کیا ہے اور وہ جو کہا ہے علامہ نے کہ اوروں کا ہے کلام اور میرا, اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے. تو وہ طرز کلام دور سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے بہت سے لوگوں نے تتبع کی, پیروی کی, لیکن اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا میں دیکھتا ہوں کہ آزاد اقبال صاحب کامیاب ہوئے. کتاب کی نسبت سے اس کا مختصراً اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرف چلنا چاہیے جو جوڑنے کی, جو تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں, اور یہ دانائے راز میں جو شاعری ہے وہ جوڑنے کی اور تعمیر کرنے کی ایک صحیح ہے. آزاد اقبال کا کہنا تھا کہ دادا کی فلسفانہ شاعری کے لیے موسیقی میں کمپوز کرنا مشکل ترین عمل ہے. کیمرامین عبدالواحد خان کے ساتھ شاذب حسین, سٹی 21. شوبز کی خوبصورت جوڑی سجل علی اور احد رضا میر کی علیحدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر
सरगर्म हो गई हैं। मजीद तफला जानेंगे इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर मारूफ अदाकारा सज्जल और अहद रजा मीर में अलहदगी के चर्चे। 2 साल बाद ही दोनों सितारों ने राहें जुदा कर लीं। दोनों सितारों की जानिब से अलहदगी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ताहम सज्जल ने 22 मार्च को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नाम के साथ जुड़ा अहद रजा मीर का नाम हटा दिया था। अब अदाकारा की इंस्टा प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हैं। शोबे स्टार्स के तनाज़ात में अंदर की खबर रखने वाली मारूफ मेजबान आमना इसानी ने सज्जल और अहद रजा मीर के दरमियान कानूनी तौर पर अलहदगी हो जाने का दावा किया है। मार्च 2020 को शादी हुई थी और मिड मार्च 2022 को डिवोर्स जो है मेरे ख्याल से सज्जल ने मोर और लेस कंफर्म कर दी है। वी आल्सो हैव इट फ्रॉम अदर सोर्सेज के कंफर्म हो चुकी है डिवोर्स उनकी। इट्स बीन लीगलाइज्ड, मतलब हाँ लीगली डिवोर्स हो चुकी है। कहने वाले कहते हैं सब कुछ अचानक नहीं हुआ, काफी अरसे से खिचड़ी पक रही थी। अहद रजा मीर ने जनवरी में सज्जल अली की छोटी बहन अदाकारा सबूर अली की शादी में भी शिरकत नहीं की थी। सज्जल अली और अहद रजा मीर मार्च 2020 के वस्त में शादी के बंधन में बंधे थे, जिसके बाद सज्जल ने इंस्टाग्राम पर सज्जल अहद मीर लिख लिया था, जबकि अब उन्होंने अपने नाम के साथ अहद रजा मीर का नाम हटाते हुए सिर्फ सज्जल अली कर दिया है, जिसके बाद मद्दाहों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है।